कर दिया है ना, ठीक है। ओके एवरीवन, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में क्या देख रहे थे? ओके तो स्टूडेंट, डाइल्यूशन सबसे पहले अगर बोलते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके माइंड में क्या चलता है? सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? इन जनरल यही होता है कि सॉल्वेंट, ओके, इसका मतलब है यहाँ देखिएगा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और जिसका मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी M1 है, करेक्ट ना एवरीवन? और इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है, करेक्ट एवरीवन? और इसमें हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं? एक्स्ट्रा में सॉल्वेंट डाल रहे हैं, करेक्ट? याद रखिएगा आपने क्या मिक्स किया है। तो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालने से ऑब्वियसली सॉल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, राइट? अब अभी मेरा वॉल्यूम V1 है, तो अब वॉल्यूम V2 हो जाएगा, करेक्ट है? बट इसका मोलरिटी, पहले जो मोलरिटी था वही मोलरिटी रहेगा या मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, भाई ये लॉजिकल बात है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कोई शरबत बनाए हुए हैं तो अभी जो स्वीटनेस है उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिए तो स्वीटनेस ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? तो मोलरिटी M2 हो गया। तो जनरल अगर फिर आपसे पूछा जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डाइल्यूशन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? ये आपका एक अलग सॉल्यूशन था जो बिफोर डाइल्यूशन था, ये आपका अलग सॉल्यूशन है जो आफ्टर डाइल्यूशन है, राइट? तो इसका मोलरिटी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, क्या करना चाहिए? तो लॉजिकल बात है स्टूडेंट कि आपने जो इस सॉल्यूशन में मिलाया है एक्स्ट्रा, वो सॉल्वेंट मिलाया है, राइट? क्या सॉल्यूट मिलाया है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सर मैंने तो सॉल्यूट को मिलाया, सॉल्यूट तो डाला नहीं था, मैं तो सॉल्वेंट डाला था, राइट? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, ये बहुत बार आएगा, बिफोर डाइल्यूशन must be equal to number of moles of solute after dilution, correct everyone?
चलिए, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन को n1 मानते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? कोई पूछेगा क्यों? तो आपको नहीं था कि डाइल्यूशन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इज इट राइट? यहाँ तक आ जाइए, लिख लिए। चलिए, अब स्टूडेंट इसके बदले क्या M1V1 लिख सकते हैं? क्या इसके बदले हम लोग M1V1 लिख सकते हैं? M1V1 था क्या? M इंटू V क्या था, याद कीजिए तो। M इंटू V था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इसका मतलब N1 के बदले लिखेंगे M1V1 बिफोर मस्ट बी इक्वल टू M2V2 आफ्टर। इट राइट? अब उस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पे V1 को लीटर में लीजिएगा तो ये पूरा मोल दिखेगा, अब V1 को ml में लीजिएगा तो मिली मोल दिखेगा, राइट। और अगर यहाँ पे V1 को लीटर में लेते हैं तो यहाँ भी V2 को लीटर में लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे V1 को ml में तो यहाँ भी V2 को ml में लेना है। तो क्या यहाँ से आपको आफ्टर डाइल्यूशन M2 निकल जाएगा? तो जनरली होता क्या कि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए M1V1 इक्वल टू M2V2 तो लिखते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि M1V1 इक्वल टू M2V2 कर क्यों रहे हैं। अभी समझ में आया कि आपने क्या किया है? M1V1 इक्वल टू M2V2 करके आपने कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किया है, राइट। क्योंकि डाइल्यूशन में हम लोग सॉल्वेंट मिलाते हैं, सॉल्यूट तो मिलाते नहीं। तो सॉल्यूट का मोल या क्वांटिटी चेंज होगा डाइल्यूशन में या वही रहेगा? सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द वजह कि M1V1 इक्वल टू M2V2, करेक्ट। तो M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1V1 बाई M2, राइट। सॉरी, M1V1 बाई V2, करेक्ट है ना। यहाँ तक आ जाइए। हो गया एवरीवन? एग्जाम्पल के तौर पे इफ ए गिवन सॉल्यूशन having molarity 2m and volume of solution is 10 liter, and if it is diluted up to 50 liter, then what is the final molarity?
क्या होगा? ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, नहीं? करना क्या है? m1 v1 इक्वल टू m2 v2 ही तो करना है। इसका मतलब m1 कितना था 2 और v1 कितना था 10 इक्वल टू m2 और v2 कितना लिखिएगा 15। देन m2 कितना हो जाएगा 20/15, राइट? तो 20/15 कितना 1.33 ना? फिफ्टीन बोला था 15। चलिए कोई बात एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। तो मेनली डाइल्यूशन का मतलब ये तो समझ में आ गया ना। जनरल कौन जो सबसे पहले जो माइंड में आएगा डाइल्यूशन का मतलब क्या कि सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, राइट? बट यहाँ देखिए एक ये भी दिमाग लगाइए तो समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन से हम लोग सॉल्यूट को बाहर कर लें तब भी तो डाइल्यूट हो जाएगा। मान लेते आपके पास कोई ऐसा टेक्निक हो कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट को आउट कर रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाहर निकाल लें तभी तो वो डाइल्यूट हो सकता है। जनरल जो हम जानते हैं हम लोग भी वही जानते हैं कि सॉल्वेंट मिलाते हैं, बट इसका उल्टा काम भी तो हो सकता है। कहीं खुदा ना खास्ते ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए कहीं पे जिसमें सॉल्यूशन से सॉल्यूट को निकाल लें तब भी तो उसको डाइल्यूट बोलेंगे। यस मतलब डाइल्यूशन का मोटा मोटी मीनिंग ये हुआ सर कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम करना, एग्री? सॉल्यूट का परसेंटेज कम करना। चलिए अब लिखिए तो मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्टिंग बोल रहा हूं या नॉन रिएक्टिंग? मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हाँ एक छोटा सा टॉपिक है, अभी हम लोग तोड़ तोड़ चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए अब स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया ना कि हम लोग वन कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तो आप लोग मास्टर हो गए हैं। मोलरिटी दे देंगे तो मोलरिटी निकाल लीजिएगा, परसेंटेज निकाल लीजिएगा, राइट? मतलब ये सब काम कर सकते हैं, करेक्ट है ना? चलिए अब चीज़ों को पहले समझिए। रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग, इसका मतलब मिक्स करने के बाद भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, एग्री? मेरे पास HCl का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम है V1 और मोलरिटी है M1, एग्री? एक अलग कंटेनर में। और HNO3 का अलग कंटेनर में, दोनों बोथ आर एसिड, इज इट राइट? सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है V2 और मोलरिटी है M2। तो स्टूडेंट अगर इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करते हैं, करेक्ट है ना? मतलब इसको इसमें डाल दिए और इसको इसमें डाल दिए,
तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा एवरीवन? सर वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, राइट? नाउ वॉल्यूम बिकम्स V1 प्लस V2. लेकिन बताइए HCl और HNO3 आपस में रिएक्ट करेगा, एसिड और एसिड इन जनरल? एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, राइट? तो भाई अगर HCl और HNO3 आपस में रिएक्ट ही नहीं करेगा तो बिफोर मिक्सिंग इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स था HCl का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, इसमें सॉल्यूट HCl है, राइट? और बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, सिंस both are non-reacting substances, therefore number of moles of HCl number of moles of HCl before mixing and number of moles of HCl आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सर अमाउंट तो सेम रहेगा, ओके। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बिफोर मिक्सिंग कितना है? M1 V1 ना? क्या इसके लिए A लिख सकते हैं? बट आफ्टर मिक्सिंग HCl का मोलरिटी वही रहेगा या मोलरिटी चेंज हो जाएगा? सर वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो गया पूरे सॉल्यूशन का, राइट? अब HCl के लिए वॉल्यूम V1 काउंट कीजिएगा या V1 प्लस V2? तो यहाँ पे M2 का HCl का मोलरिटी चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा बट उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, राइट? तो M2 और V1 प्लस V2, तो सही से देखिएगा तो नहीं लिखा कि सर ये तो मोर और लेस काइंड ऑफ डाइल्यूशन के जैसा हो गया। डाइल्यूशन में भी तो यही करते थे, राइट? नंबर ऑफ मोल बिफोर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर, इज इट राइट? और डाइल्यूशन में भी तो वॉल्यूम बढ़ता ही था ना सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का मोल नहीं बढ़ता था, लेकिन क्या बढ़ता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता था, इज इट राइट? दैट्स वाई मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन। तो क्या यहाँ से M2 निकल जाएगा? M1 V1 और डिवाइड बाई व्हाट? V1 प्लस V2, करेक्ट है एवरीवन? एक किसके लिए सॉल्व किए? HCl के लिए, राइट? तो क्या सिमिलरली HNO3 के लिए नहीं सॉल्व हो जाएगा? सॉरी M2 नहीं है स्टूडेंट, इसको ऐसे इसका M2 तो इसका मान लिए है ना, तो एक काम कीजिएगा इसका M1 डैश कर दीजिए, ठीक है? जहाँ पे M1 डैश इज द मोलरिटी ऑफ HCl आफ्टर मिक्सिंग, इज इट राइट? चलिए सिमिलरली HNO3 के लिए सबको समझ में आ रहा है? सिमिलरली HNO3 के लिए क्या लिख सकते हैं? M2 V2 इक्वल टू M2 डैश V1 प्लस V2, देन M2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 V2 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, करेक्ट है ना? यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया एवरीवन?
ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है, हाँ M2 डैश मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन नहीं है, M2 डैश मोलरिटी ऑफ HNO3 है आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सचर में आपका अब एक ही सॉल्यूट है या दो सॉल्यूट हो गया, HCl और HNO3 दोनों हो गए, दो हो गया ना, करेक्ट। तो यहाँ पे मोलरिटी किसी पार्टिकुलर का पूछेंगे तो M2 डैश की क्या है, इज इट द मोलरिटी ऑफ होल सोल्यूशन या इट इज द मोलरिटी ऑफ HNO3? यस, इसको इस तरीके का एग्जाम्पल समझिए। ये 10 लीटर का सॉल्यूशन है, करेक्ट एवरीवन। इसमें 2 मोल NaCl डालते हैं और इसी में 4 मोल KBr डालते हैं। क्या डाले हैं? KBr, इज इट राइट? तो सेम सॉल्यूशन में कितना टाइप का सॉल्यूट डाले हैं? तो लगता है कि ये बाइनरी सॉल्यूशन आपका रहा, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो चीज मिला, दो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो इसमें तो एक से ज़्यादा सॉल्यूट मिला दिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्यूशन? दो, एक NaCl और एक KBr, इट राइट। अब तब पूछेंगे मोलरिटी ऑफ NaCl, राइट। तो क्या लिखिएगा बोली तो मोलरिटी ऑफ NaCl के लिए? सर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.2 m। मोलरिटी ऑफ KBr तब क्या लिखिएगा? 4/10, 0.4 m। यहां तक समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला या मोलरिटी किसी खास का पूछेंगे? तो मोलरिटी किसी खास पार्टिकुलर सॉल्यूट का पूछेंगे, राइट। जिनका भी डाउट है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जब जो क्वेश्चन पूछने के बाद जिनका डाउट रहता है, जो क्वेश्चन रेज करते हैं वो हाँ ना बोलते रहिएगा। ओके एवरीवन, ये किनका क्वेश्चन था यहाँ पे? ओके ना? सॉल्व कीजिए। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एसिड को एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं, राइट। एसिड को एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग? नॉन रिएक्टिंग।
फॉर HCl हाउ मच, तो HCl के लिए ये लिखेंगे ना M1V1 इक्वल टू M1 डैश V1 प्लस V2, देन M1 डैश इक्वल टू M1 V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें तो याद है ना क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स किया है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 और डिवाइड बाई हाउ मच 30, 2/3 मतलब 0.66, राइट। फॉर HNO3 सॉरी फॉर H2SO4 कितना लिखेंगे स्टूडेंट, M2 डैश इक्वल टू क्या डायरेक्ट कर दे M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 और डिवाइड बाई 30, 2M ना। चलिए हाँ हीट करेंगे मतलब पूरा बात बोलिएगा, ऐसे बीच में से कोई एक वर्ड नहीं, बोलना क्या चाहते हैं पहले क्वेश्चन क्लियर कर पूछिएगा। जैसे मैं पूछता हूँ ना कि हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है। आइडियल ट्रू मतलब देखिए आइडियली एसिड और एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आइडियली अभी आप इतना ही जानिए, करेक्ट। हीट करेंगे तो रिएक्शन जनरली एसिड और एसिड रिएक्शन नहीं करता है, तो अभी मुझे लगता है कि आपको इतना ही जानना चाहिए। चलिए स्टूडेंट H2SO4 एक्वस बोलने का मतलब इस वाटर के साथ डिजोल्व किया हुआ, राइट। ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, वो तो सही डिफिनेशन है ही, बट जनरली हम लोग केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे उसका मतलब एनी सब्सटेंसेज विच आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर स्प्लिट इनटू आयंस, राइट, ब्रेक इनटू आयंस, कैटायन और अनायन, इज इट राइट। और जिसका 100% आयनाइजेशन हो जाता हो, 2 मोल डाले या 2 मोल का 2 मोल ब्रेक कर गया 100%, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, करेक्ट है एवरीवन। तो H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन अगर हम लोग, ये एक्चुअल में H2SO4 लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, बट रहता है इस फॉर्मेट में है, करेक्ट है ना। जैसे ही वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं तो ब्रेक हो जाता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया। यस अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका 1 मोल H प्लस का कितना मोल देगा।
1 mole of H2SO4 gives how much mole of H plus? 2 moles of H plus. Is it right? याद रहेगा? चलिए देखिए मैंने क्या लिखा। If molarity of H2SO4 is 2m, then what is the molarity of H plus and what is the molarity of SO4 2 minus? Is it right? इसका शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, पहले इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से देखिएगा। तो मान लेते हैं कि लेटेस्ट सपोज स्टूडेंट, कुछ तो वॉल्यूम मानिएगा, राइट। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना माना जाए? वॉल्यूम तो दिया नहीं हूं, एक काम करते हैं भी लीटर मान लेते हैं, राइट। ये ज़्यादा जनरलाइज रहेगा, भी को 1 2 3 करते रहिएगा। तो नंबर, तो भी लीटर अगर मानते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा? तो ये जो मोलरिटी दिए थे H2SO4 का 2 इंटू वी एम इंटू वी, राइट, मतलब 2V, करेक्ट। तो भाई ये नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका है सर? ये तो ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 का था, करेक्ट। बट ए ब्रेक होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। पहले चीज़ों आसान चीज़ों से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। और मेरा सेशन सबसे रहेगा कि सीखने का टेंडेंसी रखना है। पहले बातों को बहुत आसान भाषा में, आपको पता नहीं चलता होगा, बट मैं चीज़ों को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेके जाता हूँ। पहले ये सिखाया, फिर ये सिखाया, फिर ये सिखाया, अचानक से एक बड़ा क्वेश्चन ले लूँगा, नहीं बनेगा आपसे। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 2V। तो भाई इसका 1 मोल से इसका 2 मोल मिलेगा, तो इसका मोल कितना था? 2V मोल ना, ये क्या है? मोल ना। तो इससे कितना मोल इसका मिलेगा? बोलिए फास्ट। 4V, वेरी गुड। इसका कितना मिलेगा स्टूडेंट? 2V, वेरी गुड। और किसका मोलरिटी पूछे हैं? H प्लस का, राइट। तो भाई मोलरिटी का डिफिनेशन को पकड़ के रखना है। व्हाट मोलरिटी ऑफ H प्लस? तो मोलरिटी का डिफिनेशन क्या था? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, राइट। कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस? अब वॉल्यूम कितना लिए थे एवरीवन? V और V आपस में कैंसिल, 4m हो गया, राइट। और मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस कितना? 2V और डिवाइड बाई V, राइट, यही ना, 2m। अब देखिए ये पहले मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ट्रिक दे देते तो आपको लगता कि पता नहीं है, तो सर मोल के लिए पढ़ाए थे, कॉन्सेंट मोलरिटी के लिए क्यों बोल दिए? दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन चलता। यहाँ तक आइए, हो गया एवरीवन? क्या ऑफलाइन स्कूल वगैरह स्टार्ट हुआ है किसी का? एनीवन?
मतलब अभी सिर्फ क्लास 12 के बच्चों को बुलाया गया है, राइट? वो तो पहले से न्यूज में भी तो यही था ना, फाइनल ईयर के बच्चों को बुलाना है। तो स्टूडेंट नहीं, जब तक गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट से ऊपर हूँ, बताइए बताइए तो मैं सरकार थोड़े हूँ भाई। जो और पालन एक डिसिप्लिन वे में टीचर है ना, और उसमें भी कोई अगर आएगा ऑब्वियसली फ्रंट पे है, कोई भी ऐसा काम, देखिए मुझे बुलाने में 1% गुंजाइश नहीं। आप में से बहुत लोग मुझसे ऐसे आके मिल के जाते हैं, राइट? मिलते भी हैं, आते भी हैं कोचिंग में, पेरेंट्स भी आते हैं, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। कोई पर्सनल डाउट रहेगा, मोस्ट वेलकम है। बट जब जो गवर्नमेंट का आदेश रहेगा उसी को फॉलो करूँगा। अगर वो बोल दें कि हाँ अलाउ कर देंगे, तो मेरा भी हार्दिक इच्छा है कि ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूँ। एटलीस्ट कम से कम वीक में 2 दिन तो बच्चों को बुलाएं, 3 दिन तो बुलाएं, जितना भी दिन है क्लासेज, मुझे भी अच्छा लगेगा। बट थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है? बिल्कुल डिट्टो सेम होगा भाई, लेकिन उसमें थोड़ा गैप आगे पीछे करूँगा, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए सेम रहेगा, ठीक है? एक साथ 3 क्लास हो जाएगा, सुबह आइएगा 3 क्लास करके जाइएगा। और कैटलिस्ट के ऑफिस के नीचे बिल्कुल ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा प्रोविज़न है ही, आप देखे ही होंगे। और जाते टाइम KFC और डोमिनोज भी है। ये बेटर है ना, एक ही बार में 3 क्लास करके चले जाइएगा। और अगर प्रोविज़न हो गया, अलाउ कर दिया गया, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि बाकी सब्जेक्ट में ग्रुप डिवाइड नहीं करूँगा, बट केमिस्ट्री में 2 ग्रुप बना दूँगा, ग्रुप A और ग्रुप B। और जिस दिन ग्रुप A को बुलाऊँगा उस दिन ग्रुप B को नहीं बुलाऊँगा। तो ग्रुप A अगर ऑफलाइन तो ग्रुप B ऑनलाइन, एंड वाइस वर्सा, ओके? थोड़ा क्राउडिंग कम करने के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्यूसडे का नहीं, तो उसमें ऐसे करेंगे, ट्यूसडे को कितना बजे क्लास रहता है? नहीं, तो यहाँ पे मैं 8 बजे क्लास आपका छोड़ दूंगा, करेक्ट? 1 घंटा में तो पक्का घर पहुँच जाइएगा। तो आराम से 9:30 से या 9:15 से आर के सर का ऑनलाइन क्लास रहेगा। वैसे ही 100% ऑफलाइन नहीं करूँगा अभी। अगर ऑफलाइन होता भी तो हाइब्रिड रहेगा, कुछ क्लासेज ऑनलाइन, कुछ क्लासेज ऑफलाइन। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? अभी प्रिकॉशन रखना है भाई, नहीं होता है तब तो पता चलता है कि नहीं हुआ है, होने पे क्या पैनिक सिचुएशन होता है, यू कांट बिलीव। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि है कुछ नहीं, इट इज़ जस्ट ए फ्लू, बस सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है। अब मैं तो सामने देखा भी किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत, मतलब जनरली हम पिछले 1 साल फर्स्ट में ही मेरी वाइफ का हो गया था, मेरे बच्चे का हो गया था, कोई प्रॉब्लम था, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम था एकदम, इट इज़ जस्ट ए फीवर। मतलब एक बहुत फेमस कोई टैबलेट है डोलो करके या कुछ ऐसे है, आई डोंट नो क्या नाम उसका नाम है। बट एक्चुअली जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है तो वो बहुत क्रिटिकल होता है, सांस ही नहीं ले पाता लोग, सामने देखा हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि ऐसे मजाक चल रहा है क्या, ऐसे है, बट होने के बाद पता चलता है बॉडी में गजब का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं तो बहुत प्रिकॉशन लेता हूँ, आता भी तो मास्क लगा के आता हूँ, जाता भी हूँ तो, बट अपने आप को, प्लस मैं खुद के लिए थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2 डोज ले लिया हूँ कोविडशील्ड का, क्योंकि मुझे तो लोगों से ज़्यादा मिलना होता है। यहाँ देखिए, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ से क्या सीखे सर? एक ऑब्जर्वेशन ये रहा कि इसका मोलरिटी अगर 2m था, राइट, तो इसका मोलरिटी 4m है, राइट।
और इसका मोलरिटी 2m है। तो नहीं लगता है कि अगर ये 100%, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर ये 100% ब्रेक करता है तो जो इसका मोलरिटी रहेगा, इसका कोफिशिएंट 1 यहाँ मेंटेन कर दीजिएगा। तो इसका 1, इसका जो जैसे मोल के लिए बोलते हैं ना कि 1 मोल से 2 मोल, वैसे ही डायरेक्टली मोलरिटी के लिए बोल दीजिएगा 2m से 4m। मिला तो वही है, राइट। तो 1 मोल से 2 मोल, वैसे ही 2m से 4m और 2m से 2m। कैसे? 1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से 2 मोल, ऐसे ही कर लीजिएगा। तो मोलरिटी वाला भी पॉइंट किसी भी कंपाउंड का, H2SO4 एक कंपाउंड है, तो इसका अगर मोलरिटी दिया रहेगा तो इसका आयंस का मोलरिटी अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो कितना परसेंट? 100% अगर डिसोसिएट हो रहा है तब इसको ऐसे करना है। किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहां देखिए कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा, मिला है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। यस, तो H प्लस में अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाऊंगा जब इक्विलिब्रियम पढ़ाते रहेंगे। बट अभी इतना ही जानिए कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, करेक्ट। एक्चुअल में ये जब लगाते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? यस, तो सर एक्टिव मास क्या है, इन सब बातों को बाद में। बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन H प्लस में जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे उसका मतलब अभी के लिए आप मोलरिटी ही मान के चलिए, मोलरिटी ऑफ H प्लस, क्योंकि बोला गया है दिस वन, मतलब इसका मतलब क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब कौन सा मास? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास और मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सेम माना गया है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, करेक्ट है एवरीवन। इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे भी रहेगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, और H प्लस देकर स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब मैं क्या मान पूछ रहा हूँ, मोलरिटी ऑफ H प्लस पूछ रहा हूँ, करेक्ट है ना एवरीवन? ओके, अब एक क्वेश्चन बनाइए। If density of water is 1 gram per ml, जनरली 1 gram per ml ही रहता है, राइट। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ वाटर, निकालिए। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है तो इस वाटर का मोलरिटी क्या है? तो वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए 1 लीटर, करेक्ट। लेट वॉल्यूम ऑफ H2O इक्वल टू कितना लीटर? 1 लीटर। देन मास कितना हो जाएगा? 1 लीटर मास 1 ग्राम हो जाएगा या 1000 ग्राम? देखिए तो मैंने सही बोला, लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ml ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम को भी ml में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ग्राम पर ml। क्या मैंने सही बोला एवरीवन? तो हो जाएगा 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना हो गया?
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O जितना माने हैं, मास बाय मोलर मास, इज इट राइट? मास कितना 1000 ग्राम, मोलर मास कितना 18, कितना हो जाएगा 55.56 मोटा मोटी। डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है एवरीवन, ओके। अच्छा, आप लोग का संडे क्या बहुत हेक्टिक हो जा रहा है कंटिन्यू 3 क्लास? अभी कंटिन्यू रहने दीजिए तीनों क्लास। उससे फ़ायदा आपको ये हुआ कि अगर ऑफलाइन हो गया तो एक ही बार आइएगा संडे को, तीनों क्लास करके चला जाइएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, अब बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। आप बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक दे देंगे, ऐसे भी ब्रेक रहता है। नहीं, वो तो रात में होगा ही, वो तो कंटिन्यू है। और उसको मतलब थोड़ा सा हम रात में संडे का लास्ट होते होते थक जाता हूँ। दूसरी बात है, संडे को मेरा बहुत हेक्टिक रूटीन रहता है। आपका ही 2 क्लास रहता है, फिर 12th का 2 या 3 क्लास रहता है, फिर आपका क्लास रहता है। बट फिर भी एक उसको हम लोग डिसिप्लिन में मेंटेन करेंगे, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको हो या ना हो, मेरा एक फ़ायदा ये रहेगा कि कुछ कुछ चीज़ों के वजह से मैं ऑर्गेनिक को स्टार्ट नहीं कर पाता, और वो था हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। लेकिन अगर स्कूल के एग्ज़ाम के लिए मोटा मोटी थोड़ा बहुत अगर अब मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट या ऑर्बिटल का दे दूंगा तो मैं फिर ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर सकता हूँ। जो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर तक पढ़ा कर छोड़ दिए हैं उसको फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जैसे ही संडे को रिडॉक्स ख़त्म होगा सुबह, तो फिर से एवरी संडे ऑर्गेनिक मेरा स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है ना? और ख़त्म हो गया, फिनिश्ड, कंप्लीटेड। ठीक है, अब असाइनमेंट आप बना सकते हैं, और अगर असाइनमेंट नहीं है आपके पास तो फिर से एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलिए, तो इसका मोलरिटी कितना है? मोलरिटी ऑफ वाटर 55.56 और डिवाइड बाय 1 लीटर ना, 1 लीटर लिए थे तो हो जाएगा 55.56 m, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? बट भाई अगर इसी को A पूछा जाएगा तब आंसर क्या दीजिएगा? इसका आंसर 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1। तो सर क्यों? तो बाद में समझेंगे, अभी सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये ब्रैकेट देने के बाद क्या बोले थे? एक्टिव मास, राइट? यस, एक्टिव मास का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में पता चल सके कि सच में वो खर्च हो रहा है, राइट? सच में उसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, करेक्ट एवरीवन? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किसी रिएक्शन में आप वाटर को यूज कर रहे हो, वाटर यूज हो रहा है, किसी रिएक्शन में वाटर लग रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। वाटर का पहले 1 लीटर था आपके पास वाटर, करेक्ट? वाटर में क्या एक प्योर लिक्विड हो गया ना, ये तो किसी का सॉल्यूशन नहीं है, राइट? दिस इज प्योर लिक्विड, इट इज नॉट द सॉल्यूशन, करेक्ट एवरीवन? तब इसका मोलरिटी आप 55.56 बोले। अगर इसका वाटर कंज्यूम होकर अब अगर आपके पास वाटर 1/2 लीटर बचा, कितना लीटर वाटर? तो 1/2 लीटर अगर वाटर रहेगा तब उसका मोलरिटी कितना दिखेगा? तब मोलरिटी इतना दिखेगा। देखिए तो मैंने सही लिखा, 1/2 लीटर का मास कितना रहेगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम
क्या चेंज हुआ या सेम ही रह गया एवरीवन? सेम रह गया, राइट। इसका मतलब है कि प्योर लिक्विड कंज्यूम तो होगा बट उसका कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं दिखेगा, मोलरिटी का चेंज नहीं दिखेगा, राइट। दिस इज द वजह कि प्योर लिक्विड का एक्टिव मास, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब दिस एक्टिव मास होता है, तो वाटर का एक्टिव मास ऑलवेज 1 मानते हैं, वाटर का ही नहीं प्योर लिक्विड का, करेक्ट। तो प्योर लिक्विड के केस में मोलरिटी अलग चीज हो जाएगा और एक्टिव मास ऑलवेज 1 लेते हैं। ये बात समझ में, इसको समझना है, रटना है, ठीक है। ये सब कहाँ आएगा सर? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा और बहुत बार आएगा, ठीक है एवरीवन, कम से कम 50 टाइम्स आएगा। क्या बोले? नहीं, तो ये एजम्पशन है कि इसका कांस्टेंट माना जाएगा, एक्टिव मास इसका 1 लिया जाएगा, कन्वेंशन है। 1 कैसे कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, कन्वेंशन है केमिस्ट्री में कि प्योर लिक्विड का एक्टिव मास ऑलवेज 1 लेके चलेंगे, कहीं से मैं कैलकुलेट नहीं किया हूं, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड इज शुड बी टेकन एज 1, दिस इज द कन्वेंशन, इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनीवेयर कि हाँ कहीं से कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 लेने के पीछे वजह, तो वहां पे तो प्योर लिक्विड का मोलरिटी, अब प्योर लिक्विड का ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, क्या दोनों सेम रहेगा या अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया? अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किए होंगे तो मैं बोला होगा ये, यहां देखिएगा मैं लिखा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा होगा, नॉट प्योर लिक्विड, राइट।